तो एंजाइटी के क्या मेजर ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो अगर मैं देखूं खुद की बॉडी में या मुझे नजर आते हैं, फील होते हैं, तो मुझे सावधान होना चाहिए? देर आर डिफरेंट लेवल्स जिस पे वो होता है। एक होता है फिजिकल सिम्टम्स, मतलब ठीक है। मेरे बॉडीली चेंजेस आने लग सकते हैं। दूसरा होता है कॉग्निटिव चेंजेस या कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशंस, मतलब मेरा फोकस, अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इनमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ भेदभाव या चेंजेस दिखाई देंगे। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, अब मैं ऐसे कर रही हूँ। इमोशनल चेंजेस दिखाई देंगे कि मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं या हम काफ़ी लो फील कर रहे हैं। उस तरीके से मेरा हैप्पी मूड या चर्पीनेस जो है वो मिसिंग होने लग गई है। तो अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो उनको अंडर कंट्रोल में लाने के लिए बेस्ट इज कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक तो पिकअप करें। ओके। सो बेसिक ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कभी भी करी नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं है ब्रीदिंग की, तो बेसिक ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते इनहेल हैं। एक्सहेल वाला। हाँ, टेक इन डीप ब्रेथ फ्रॉम नोज, इनहेल है। करेंगे एंड टेक देम आउट फ्रॉम माउथ। सो अगर आप चाहो तो एक की साउंड भी निकाल सकते हैं। सो एक वूश साउंड आती है। तो कुछ ऐसे बहुत इफेक्टिव ऐसे कुछ टॉप 5 एफर्मेशंस हैं जो कभी भी हम अगर एंजाइटी फील कर रहे हैं या हमें कभी प्रॉब्लमैटिक स्टेट में, हमें आउट ऑफ कंफर्ट जोन अगर हम जा रहे हैं, तो हम इनको अगर बोलेंगे तो बड़ा ही बढ़िया लगेगा और हम आराम से वो सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? सो डेफिनेटली एक टेक्निक है जो कोई भी पिकअप कर सकता है। मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि कस्टमाइज अगर आप कर लो अपने लिए, वो ज़्यादा रिलेटेबल होती है, वो ज़्यादा रेजोनेटिंग होती है कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है। अगर हमारा दिल टूटा हुआ है काइंड ऑफ और हम एक बैड रिलेशनशिप वाले फेज से निकल रहे हैं, तब खुद को कैसे मैनेज करें, कैसे एंजाइटी को टैकल करें? अभी के मोमेंट में वापस कनेक्ट होने की ज़रूरत है कि फ़िलहाल में क्या चल रहा है, फ़िलहाल में क्या हो रहा है। आगे का सोच के मुझे बहुत एंजाइटी होती है, अनसर्टेनिटी होगी, तो वो ना सोचते हुए कैन आई फोकस ऑन द प्रेजेंट, मतलब अभी पे मैं ध्यान दे सकती हूँ क्या, जिसमें ये डेफिनेटली आएगा कि यस द पर्सन इज़ नॉट देयर विद मी, वो इंसान अब मेरे साथ है नहीं। तो कुछ ऐसे और भी फूड्स या ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं, अगर मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो मैं वो खा लूँ ताकि मैं थोड़ा काम फील कर सकूँ? कुछ बाहर की हो या बहुत फैंसी आइटम होना चाहिए, बहुत बेसिक भी हो सकता है कि मम्मी के हाथ का बना कोई चीज़ पर्टिकुलरली। तो मेरा कंफर्ट फूड क्या है या मेरा कंफर्ट जोन क्या है, वो मेरे को आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एंड लाइक आई सेड कि वो सेल्फ अवेयरनेस से आता है। कहीं ना कहीं सुसाइड वगैरह के जो केसेस होते हैं, वो भी लोग आउट ऑफ एंजाइटी एक एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है? सो एनजाइटी में ऐसा नहीं कहूँगी कि सुसाइडल केसेस नहीं होते हैं, बट स्टिल देर आर ऑल्सो केसेस जो जिनको अनकंट्रोलेबल लगता है, जहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ आ जाती हैं बाकी कंडीशन की, के डिप्रेशन हो गया या साथ में, या फिर कुछ और कंसर्न्स आ रहे हैं साथ में, तो वहाँ पर इवेंचुअली इंसान को लगता है कि इसके आगे कुछ सोल्यूशनिंग नहीं है या लाइफ कुछ बेहतर नहीं लग रही है, एंड दैट इज़ वेयर दे जनरली टेक दैट स्टेप। एंजाइटी आजकल एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आई एम श्योर आपने भी अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जिनको आपने कहते सुना होगा, अरे मुझे परेशान नहीं करो, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि एंजाइटी को अच्छे से मैनेज कैसे करें। मोस्टली क्या होता है ना कि रात के टाइम पर हमें बहुत बार ऐसा होता है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और अक्सर हमें सही डायरेक्शन नहीं होती, सही गाइडेंस नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि एंजाइटी को कैसे मैनेज करें। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, उस पर हम बात करने वाले हैं एंजाइटी पे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं और आपको क्या राइट स्टेप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के हेल्थ पॉडकास्ट सेशन में जो गेस्ट मौजूद हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं बात कर रही हूँ मिस अंबिका चावला की, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और लिसन क्लिनिक में काम करती हैं। तो चलिए फिर डॉक्टर को वेलकम करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हाय मैम, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हाय हाय वर्षा। सो मैम, आज के हमारे सेशन में जैसे मैंने बताया कि हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो है एंजाइटी।
आई एम श्योर आपके पास ऐसे काफ़ी सारे लोग आते होंगे और आपने भी आस-पास अपने ही फैमिली में, अपने ही दोस्तों में भी कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन ना मैम, मैंने जो ट्रेंड देखा है और मैं पढ़ भी रही थी, तो आई गॉट टू नो कि पोस्ट पैंडेमिक ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइट होकर आई है। क्योंकि पहले भी प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है पहले नहीं थी पहले भी, लेकिन इतना ज़्यादा हाइलाइट होकर नहीं आती थी, लोग इतना बात नहीं करते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या मेजर रीज़न है कि पोस्ट पैंडेमिक जो है एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है लोगों में? सो आई विल से पहली चीज कि पैंडेमिक ने हमें टाइम दिया अपने साथ रहने के लिए, राइट? तो इतना लंबा समय अपने साथ गुजारना, घर में रहना, बिल्कुल वर्क से आप चाहे ऑनलाइन हो बट वहाँ जा नहीं रहे हो, ट्रू। तो उसके वजह से आप घर पे हैं, अपने साथ हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस एक बढ़ने लगती है। सो दैट माइट हैव कंट्रीब्यूटेड वन। दूसरी चीज कि पोस्ट पैंडेमिक जॉब इनसिक्योरिटी लेवल्स भी काइंड ऑफ बढ़ गए रेज थे। हो गए कि जॉब हमारी सही रहेगी नहीं रहेगी, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन इतना कॉमनली आने लग गया। हुँ, तो क्या ज़रूरत है एक्चुअली में इतने सारे स्टाफ की, इतने सारे लोगों की, बिकॉज उस टाइम पे सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा दिखने लग गया। ट्रू। एंड ऑल्सो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड कर रही है कि एआई आने लग गया है, सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मैं कहूँगी कि जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल। और एक चीज़ नहीं होगी कि हम कह सकें कि ये हुँ, पर्टिकुलर चीज़ ने इसकी वजह से केसेस बढ़ने लग गए हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स, सेल्फ अवेयरनेस आपको आने लग गई जिस तरीके से, आई विल से कि सोशल मीडिया पे इनफैक्ट या उस टाइम पर कितना इन्फ्लुएंसर्स, साइकोलॉजी में ही काफ़ी लोग जो हैं अपना कंटेंट डालने लग गए। हुँ, So they may be licensed people, they may not be licensed ट्रू। professionals, but anyhow it has educated the पीपल। population। तो हुँ, हमें वो नॉलेज मिलने का एक जरिया मिला, एक मीडियम मिला कि क्या होती है एनजाइटी, अच्छा इस चीज़ को एनजाइटी कहते हैं, एनजाइटी में ये सिम्टम्स होते हैं। तो हुँ, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें काफ़ी पेजेस पे दिखने लग गई एग्ज़ैक्टली। आमतौर पर। सो वन अनदर एरिया जहाँ पे मुझे अवेयरनेस हुई, अच्छा मेरी इस कंडीशन को नाम है या इसको हुँ, एनजाइटी कहते हैं। ओह! सो काइंड ऑफ आई विल से कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ों ने कहीं कंट्रीब्यूट किया। एंड हुँ, अभी केसेस राइज इसलिए लग रहा है बिकॉज वो शायद रिपोर्ट हो रहे हैं। येस, दैट्स ट्रू। तो पहले में भी वो रिपोर्ट नहीं होते थे कि इसको एनजाइटी कहते हैं क्या, या ये क्या कंडीशन है पता नहीं चलता था, या पीपल आएंगे नहीं, दे वुड नॉट कम फॉर ट्रीटमेंट कि हुँ, ज़्यादा लंबा घर पे ही ट्रीट करेंगे, एक दूसरे से बात कर लेंगे, इस तरीके से ज़्यादातर चलता था। बट हुँ। बिकॉज अब आ रहे हैं तो वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो उसका इंसिडेंस बढ़ने लगता है। बढ़ने लगा। आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाइलाइट की है यहाँ पे कि अब लोग ज़्यादा बाहर निकल कर आ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम थी तो पहले भी। करेक्ट। बिकॉज़ मैंने ऐसे काफ़ी सारे अभी रिसेंटली बहुत सारे पॉडकास्ट भी देख रही थी मैं, जहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अच्छे सेलिब्रिटीज़ जिनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने भी यही कहा है। ऐसे नहीं कि एंग्ज़ायटी कोई नया टर्म है, आज ही इसका इन्वेंशन हो गया। ये पहले भी था, इट्स जस्ट दैट पहले लोगों को पता नहीं था और इतनी बात नहीं होती थी। करेक्ट। लेकिन आज जैसे आपने मेंशन किया, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ में, और कहीं न कहीं जब हम किसी चीज़ पर बात करते हैं तो अवेयरनेस तो बढ़ जाती है, और फिर हमें अगर पता चल गया कि अगर इस चीज़ को एक टर्म दे रखा है, तो हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करने लगते हैं, बात यस। करने लगते हैं। सो मैम, अभी ना आपने बताया था कि सिम्पटम्स की बात की, आपने मेंशन किया कि क्या सिम्पटम्स होते हैं जब पता चलता है एंग्जायटी है। तो मेजर सबके आई थिंक ट्रिगर्स तो अलग होते होंगे कि हो सकता है कि कोई एक चीज़ को लेकर मुझे एंग्जायटी हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को ना हो। तो एंग्जायटी के क्या मेजर ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो अगर मैं देखूं खुद की बॉडी में या मुझे नज़र आते हैं, फील होते हैं, तो मुझे सावधान होना चाहिए? सो एनजाइटी ना अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है। ओके। मैनिफेस्ट मतलब कि उसका जो शेप लेने का तरीका है या फिर बाहर आने का तरीका है, वो अलग होता है, हर हुँ, इंडिविजुअल में अलग जा सकता है। तो देर आर डिफरेंट लेवल्स जिस पे वो होता है। एक होता है फिजिकल सिम्टम्स, मतलब ठीक है। मेरे बॉडीली चेंजेस आने लग सकते हैं। दूसरा होता है कॉग्निटिव चेंजेस या कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशंस, हुँ, मतलब मेरा फोकस, अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इनमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ
भेदभाव या चेंजेस दिखाई देंगे, पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, अब मैं ऐसे कर रही हूँ। इमोशनल चेंजेस दिखाई देंगे कि मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं या हम काफ़ी लो फील कर रहे हैं, उस तरीके से मेरा हैप्पी मूड या चर्पीनेस जो है वो मिसिंग होने लग गई है। ज़्यादा चिंतित रहने लग गई हूँ अब चीज़ों को लेकर के, तो ये इमोशनल चेंजेस होते हैं। ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे मैंने बोला, बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो बहुत कॉमन होते हैं और उससे ज़्यादातर लोगों को आइडेंटिफाई हो पाता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है। ओके। कॉग्निटिव चेंजेस, इमोशनल चेंजेस एक इंसान में आ सकते हैं, हो सकता है पहले भी आए हों, और उनकी शुरुआत पहले हुई हो दैन द बॉडीली सिम्टम्स, बट बिकॉज फिजियोलॉजी हमारा इतना ज़्यादा थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर लेती है कि वहाँ पर मेरा ध्यान बहुत क्विकली जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, चेस्ट में हैवीनेस फील हो गई, हेड में हैवीनेस फील होने लग गई, एक चोकिंग सेंसेशन, काफ़ी बार लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है गले में, कि सांस नहीं ली जा रही, कुछ खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, ऐसी चोकिंग सेंसेशन फील होती है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ना, ये आपका ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। तो वो चेंजेस पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाते हो दैन कि मुझे फोकस नहीं हो पा रहा, मेरे को कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, अच्छा मैं भूलने लग गई हूँ। तो ये अलग अलग फॉर्म में एंजाइटी दिख सकती है, आ सकती है, जो कोई भी पकड़ सकता है। बट यूजुअली जब बॉडीली चेंजेस आने लगते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ। अच्छा ये चेंजेस आ रहे हैं, तो डज इट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डर भी लगता है कि क्या ये फिजिकल इलनेस का कोई साइन तो नहीं है। एग्जैक्टली और उससे हमें बड़ा डर लगता है। जी। सो मैम, जैसे अभी आपने बहुत सारे सिम्टम्स एक्सप्लेन किए कि क्या क्या मेजर ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं बॉडी में और साइकोलॉजिकल लेवल पे दिखना शुरू होते हैं अगर किसी को एंजाइटी है तो। कई बार ना लोग जब क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आता कि उस टाइम पे क्या करें, उनको एकदम पैनिक अटैक्स जैसा भी फील होने लग जाता है। तो क्या ये भी एंजाइटी का ही सिम्टम है? इसको भी हम एंजाइटी के अंडर रखेंगे? सो एनजाइटी जो है वो काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है। उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके की बीमारियां या अलग अलग तरीके से, जैसे मैं कहती हूँ कि चेहरा, एनजाइटी एक अलग चेहरा लेती है उस यस। पूरे स्पेक्ट्रम में। तो जो बीमारियां हैं वो अलग अलग चेहरे हैं, तो उनमें से एक है ये अगोराफोबिया कहते हैं जिसे, लेट्स से, या फिर सोशल एनजाइटी आप कह सकते हो कि मुझे क्राउडेड प्लेसेस में डर लगता है जाने से। तो यस, वो पार्ट है एनजाइटी का, एनजाइटी स्पेक्ट्रम पे फॉल करता है, बट उसमें लिमिटेड है कि मुझे केवल भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से डर लगता है या क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से डर लगता है, और उसके पीछे के रीजंस अलग होंगे सभी के कि क्यों डर लगता है। शायद किसी का कोई पहले हादसा हो रखा होगा या फिर कभी किसी को हादसे में देखा होगा, हाँ। तो उस तरीके से आपका डर बैठ सकता है, और देयर कुड बी अदर रीजंस ऑल्सो, बट मोस्टली एनजाइटी वहाँ पे इसी तरीके से निकल के आएगी। तो उनका ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस जो हमने अभी बात करी, वो काफ़ी कॉमनली वहाँ पे दिखाई देगा। पैनिक अटैक लाइक सिचुएशन आ जाएगी। पैनिक अटैक इज जहाँ पर ये सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं, अनकंट्रोलेबल लेवल पे चले जाते हैं, लगता है कि अभी मतलब आई एम गोइंग टू डाई। तो वो उस लेवल का जब इंटेंसिटी हो जाती है सारे आपके सिम्टम्स की, साइंस की, वो पैनिक अटैक की सिचुएशन हो जाती है। ओके, सो आई थिंक आपने ना रील आजकल वो काफ़ी जो वायरल हो रही है सुनी होगी कि बॉडी में बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं, सरसराहट, गुदगुदाहट, थरथराहट, फरफराहट। तो ये सारी जो चीज़ें, जो सेंसेशंस बॉडी में होती हैं, ये भी एंजाइटी का सिम्टम है? एंजाइटी का ही एक स्पेक्ट्रम के अंडर आती हैं चीज़ें, या कुछ अलग है ये? सो इट कैन बी कॉल्ड एज एंजाइटी एज वेल, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हो रहा है तो वो एंजाइटी में ही माना जाएगा। हैप्पी हाई होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि हम रेस्टलेसनेस फील करते हैं, एक्साइटमेंट में रेस्टलेस फील करते हैं, थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन होती है, गुदगुदाहट होती है। यस। सो वो हैप्पी नेस में भी आता है, या फिर आप कोई भी हैप्पी सिचुएशन हो, एक्साइटेड सिचुएशन हो, उसमें भी आ सकता है। बट ज़्यादातर अंदर क्या चल रहा है, बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस होना, एक जगह बैठ नहीं पाना, वो एंजाइटी में डेफिनेटली फॉल करेगा। सो
क्या एंजाइटी हमेशा ही मैम नेगेटिव होती है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम स्टेज पे जाते हैं तो कोई प्रेजेंटेशन देना हो या एग्जाम देना हो तो हमेशा थोड़ा बहुत एंजाइटी तो होने लगता है कि घबराहट होती है कि अरे यार ये तो थोड़ा हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए होते हैं अपने। तो क्या हमेशा एंजाइटी गलत है, हार्मफुल है, या कभी कभार हेल्दी एंजाइटी करके भी कोई टर्म होता है कि लाइन कब क्रॉस हो जाती है वो? ओके, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि एनजाइटी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है। एनजाइटी से बेटर मैं कहूँगी कि स्ट्रेस अगर हम उसको कहें तो ज़्यादा बेटर टर्म होगी। क्योंकि एनजाइटी जो है वो एक कंडीशन है फिर, और स्ट्रेस ऐसा होता है जो कि हेल्दी होता है, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। जैसे आपने बात करी कि मुझे स्टेज पे जाना है उससे पहले हल्का सा डर लगता है, या फिर एग्जाम है उससे पहले हल्का सा डर लग रहा है। सो वो स्ट्रेस लेवल्स जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर रहे, अंडर कंट्रोल रहे, और मुझे परफॉर्म करने में बेटर हेल्प करें, तो वो यू स्ट्रेस है। बट जब तक वो और ज़्यादा बढ़ता है और मेरे को उससे प्रॉब्लम होने लगती है, या मैं डील नहीं कर पा रही हूँ, उसको अंडर कंट्रोल नहीं ले पा रही हूँ, जिससे मेरी, लेट्स से अगर एग्ज़ाम है तो मैं यू स्ट्रेस में चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख पाऊंगी, मेरे टिप्स पर होंगी चीज़ें, कि जैसे ही पेपर मेरे सामने आएगा तो मेरे को एकदम फ्लैश पे आएगा कि हाँ इसका ये आंसर है। और डी स्ट्रेस में या फिर बैड स्ट्रेस में ये होगा कि मैं भूल जाऊंगी चीज़ें, मेमोरी लॉस होने लगेगा, मेरे को फॉरगेटफुलनेस होने लगेगी, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगी, चीज़ें बहुत हैफाजर्ड तरीके से आने लग जाएंगी। सो वो इज़ अ बैड स्ट्रेस बेसिकली। जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है वो यू स्ट्रेस है। तो ऑब्वियसली मतलब इसको हम स्लैश एंजाइटी भी कह सकते हैं, बिकॉज आम भाषा में आम लोग यूजुअली इसको एंजाइटी भी काफ़ी कॉमनली टर्म करेंगे। बट इफ़ समथिंग जब तक आपको हेल्प कर रहा है, आपको परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, दैट इज़ गुड। बट द मोमेंट आपकी फंक्शनिंग खराब हो रही है, जब आपने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि कैसे हमने उसको क्रॉस कर दिया, वो स्टेज, वो लाइन क्रॉस हो गई। सो मेरी डेली फंक्शनिंग में या फिर उस टाइम की जो फंक्शनिंग है उसमें गड़बड़ हो रही है, तो वो खराब चीज़ है। वहाँ पर मैं कहूँगी कि हमें फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड अगर एक सिचुएशनल चीज़ है तो मे बी ओके, उसको तब डील करा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एग्ज़ाम है, वो मेरे बैड स्ट्रेस की वजह से ख़राब चले गया, आई कैन प्रॉब्ली गिव अ नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट अगर वही चीज़ बार बार हो रही है तो वो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मेरी फंक्शनिंग को खराब इशू कर रही है। सो मैम, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, जितने भी हमने सिनेरियोज अभी डिस्कस किए कि फॉर एग्जांपल स्टेज फियर है, या एक छोटी सी बात को लेकर के हम सोचे जा रहे हैं और फिर उससे हमें एंजाइटी क्रिएट हो रहा है बॉडी में, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? क्योंकि आई थिंक हमारी ऑडियंस को टिप्स एंड ट्रिक्स बड़ा पसंद आती हैं। तो अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? ओके, सो ओवरऑल अगर किसी को एंजाइटी की समस्या है तो सबसे पहले तो सजेस्ट करूँगी कि जैसे हमने बात करी, बॉडीली सिम्टम्स जो हैं वो क्विकली आने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। तो उनको अंडर कंट्रोल में लाने के लिए बेस्ट इज़ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक तो पिकअप करें। ओके। सो बेसिक ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कभी भी करी नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं है ब्रीदिंग की, तो बेसिक ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते इनहेल हैं। एक्सहेल वाला। हाँ, टेक इन डीप ब्रेथ फ्रॉम नोज, इनहेल करेंगे एंड टेक देम आउट फ्रॉम माउथ। सो अगर आप चाहो तो एक की साउंड भी निकाल सकते हैं। सो एक वुश साउंड आती है। सो इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। इनहेल जो है वो कम होना चाहिए और एक्सहेल ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ डीप ब्रीदिंग, कि आपका एक्सहेलेशन शुड बी longer than the inhalation. This is a basic breathing exercise जो कोई भी कर सकता है। So इसको सजेस्ट करूँगी कि अगर दिन में आप 5 मिनट के लिए कर लो, और मल्टीपल टाइम्स, लाइक लेट्स से 3 बार रिपीट कर लिया, आपके पास टाइम है, 2 बार रिपीट कर लिया, 4 बार रिपीट कर लिया, तो हार्डली 5 मिनट का समय आपको निकालना है हर समय। सेकेंड वुड बी कि, और इससे क्या रहता है कि आपका ब्रीदिंग अंडर कंट्रोल जाता है और हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ओके। तो वो काम डाउन करता है हमारी सेंसेशंस को, हमारे कुछ भी जो भी अलर्टनेस हो रखी है बॉडी में, उसको काम डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, परफेक्ट। सेकेंड वुड बी कि आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। सो यूजुअली एग्जॉस्टिव फिजिकल एक्सरसाइज में सजेस्ट करती हूँ कि कुछ जो ऐसा आपको थकाए, जिससे स्वेटिंग हो, जिससे पसीने निकले। बट
अगर वो नहीं भी कर सकते, उससे बिगिन नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा टास्क लगता है काफ़ी लोगों को, तो आप वॉक से बिगिन कर सकते हो। मे बी 10 मिनट वॉक कर लिया आपने, घर के बाहर ही थोड़ा सा चाहे टहल लिया, धीरे धीरे करके फिर उस एक्सरसाइज को अगर हमने इंक्रीज किया इंटेंसिटी में, तो ब्रिस्क वॉक कर लिया, फिर उसके बाद उसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करा हमने। तो आई यूजुअली सजेस्ट कि अगर पूरे दिन में 30 to 40 मिनट्स अगर आप निकाल सकते हो फॉर अ फिजिकल एक्सरसाइज, तो जनरली एंडोर्फिन्स निकलते हैं आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, दोज आर हैप्पी हार्मोन्स एंड दे किल डाउन द स्ट्रेस हार्मोन्स जो एंजाइटी हमारी रेगुलर लेवल्स पे प्रोड्यूस करती है। सो एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब एक नेगेटिव हार्मोन्स निकालते हैं जो हमारी बॉडी में फिर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। सो नेगेटिव को हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव से कैंसिल आउट करना है, तो या तो आपने मेडिसिन खा के कर पाएंगे, या फिर दीज आर द नेचुरल फॉर्म्स थ्रू विच यू कैन डू। थर्ड, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि एक सेल्फ केयर रूटीन आप बना सकते हो, तो वो सेल्फ केयर रूटीन कैन इंक्लूड मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो, और मे बी वन सिंगल आइटम एज वेल। सो यू कैन पिक अप अ हॉबी जो आपने पेंटिंग एंड ऑल, या एनीथिंग जो आपने मे बी आई वांटेड टू परस्यू इन माय स्कूल टाइम, एडोलेसेंट में मुझे अच्छी लगती थी, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द busy life I stopped it. So maybe now is the time when I need to reflect, I need to pause, I need to step back and pick that up. So अगर पेंटिंग अच्छी लगती थी, I suggest किचन गार्डनिंग कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, आप जॉगिंग जा सकते हो, स्विमिंग जा सकते हो, साइकिलिंग पिकअप कर सकते हो, एनीथिंग दैट यू फील लाइक यू कैन डू, यू विश टू जो आपको अच्छा फील कराएगी, प्लेजेंट फील कराएगी, आपको बेहतर महसूस कराएगी, वो एक्टिविटी आप पिकअप कर सकते हो। सेल्फ केयर रूटीन कैन ऑल्सो बी कि सिंपल ऐसे रात को हमने 10 मिनट स्किन केयर कर लिया, या फिर वार्म वाटर में पैर डिप करके बैठ गए 10 मिनट, खुद को पैम्पर कर लिया, रिलैक्सेशन म्यूजिक। सो उस तरीके से आप सेल्फ केयर रूटीन एक एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So all these things will basically help you disconnect from the input जो हमें negative input environment से आ रहा है, and मुझे anxious कर रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर दे रहा है, मुझे डरा रहा है, मुझे अनसर्टिनिटी दे रहा है, तो उस चीज़ से हम कट ऑफ करते हैं while I'm engaging in these activities, and then they help me also de-stress from regular daily level stress जो मुझे आता है। So these activities are basic, I will say. बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मॉनेटरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली, बट देन अगर अपने ऊपर नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ डालेंगे, क्या फ़ायदा। सो मैम, अभी ना आपने बड़े अच्छे से काफ़ी सारी टेक्निक्स ऐसी बताई हैं, और आई थिंक काफ़ी बहुत इजी भी है, बिकॉज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो नॉर्मली कर सकते हैं, बाकी जो आपने वॉकिंग वाली चीज़ें बताई और जो हॉबी फॉलो करने वाले ट्रिक्स भी बताए, वो भी आई थिंक काफ़ी ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अब मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपको एंजाइटी होती है कभी भी? यस, व्हाई नॉट। सो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो अनसर्टेन है एकदम कि व्हाट नेक्स्ट। आपको सबसे ज़्यादा क्या ट्रिगर करता है? कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि करियर में जब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आने लग जाती है, बिकॉज दैट इज वेयर आई विल से कि वो एक स्ट्रेंथ एरिया है मेरा, एंड आपके स्ट्रेंथ एरिया में जब थोड़ी सी डगमगाहट हो कि यहाँ पे शायद से आगे की रोड मैप नहीं पता कैसी है, या क्या जर्नी दिखेगी नेक्स्ट थोड़ा सा, तो वहाँ पर डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी आती है जिससे कि एक एंजाइटी देगी वो, बिकॉज अनसर्टेनिटी मतलब नहीं पता आगे क्या हो रहा है, एंड एज ह्यूमन बींग्स हम उस स्टेट में रहना पसंद नहीं करते। आई वॉन्ट टू नो कि हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद मुझे क्या करना है, तो दैट हमें वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल देता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है उससे कि हाँ ठीक है, मुझे पता है क्या चल रही है, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मेरा करियर कहाँ जा रहा है। सो अनसर्टेनिटी जैसी आती है तो इट विल जनरली गिव यू अ लेवल ऑफ एंजाइटी। तो आप कैसे मैनेज करते हो उस टाइम पे अपनी एंजाइटी को, खुद को कैसे काम करते हो? सो वर्षा, ऑनेस्टली डेली लेवल पे भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जिस तरीके का है, वी ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ mental load and absorb a lot of emotions from our clients. That's true. तो हमें डेली लेवल पे भी एक रूटीन बना करके रखना पड़ता है so that it impacts us the least. So पहला तो कि मैं वो वाला रूटीन
डेली लेवल पे फॉलो करूँ. सो जैसे मैंने सबको बोला कि आई एम नॉट एबल टू टेक आउट अ लॉट ऑफ टाइम इन द डे, बट मैं वॉक का डेफिनेटली ट्राई करती हूँ कि Okay. पूरे दिन में 30 से 40 मिनट की वॉक के लिए डेफिनेटली निकलूँ. चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो जैसे भी हो, बट आई वांट टू एंश्योर कि मैं वो टाइम खुद को दे रही हूँ. देयर आर टाइम्स, जैसे आजकल अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो if you just look at the nature, so I usually walk in the park, तो I look at the nature. बारिश के बाद somehow पेड़ और ग्रीन दिखते हैं और भी सब ज्यादा. कुछ ऐसे तो काफी ब्यूटी नजर आती है नेचर में, जो शायद हम अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते या देख नहीं पा रहे. तो व्हेन यू कनेक्ट विद नेचर आप ग्राउंडेड फील करते हो. तो उससे लाइक आई सेड कि बहुत सारी थॉट्स जो चल रही होती हैं वो आपको काम डाउन हो जाती है. यू कम बैक टू ग्राउंडिंग, मतलब आप यू आर कनेक्टेड बैक टू योर अर्थ, यू कनेक्टेड बैक टू द ग्राउंड, और बहुत कुछ दिमाग में नहीं चल रहा, तो वो डिस्कनेक्ट होने लग जाता है. सो आई एंश्योर आई ट्राई कि आई लुक एट द थिंग्स, आई रिकग्नाइज देम. तो वो पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस भी है कहीं ना कहीं, कि बीइंग इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट अराउंड योर सराउंडिंग्स, कि आप कहाँ हो उनको नोटिस करना सब कुछ. सो वो हेल्प करता है. उसके अलावा आई लाइक मंडाला, एक मंडाला कलरिंग जो है वो काफी कॉमनली मिल जाएगी, या जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाई देता है. तो आई डोंट थिंक कि लोगों को नहीं पता होगा मंडालास क्या है. तो मंडाला बुक्स आती हैं ऑलरेडी बनी हुई, तो आपको कलर करना होता है उनको. देयर आर पीपल जो मंडालास खुद बना करके भी सेटिस्फाइड फील करते हैं, वो बहुत रिलैक्सिंग होता है. बट जो नहीं कर सकते, यू कैन सिंपली कलर देम. तो आप बुक्स खरीद सकते हैं, आप उनको कलर कर सकते हैं. सो अगेन वो भी एक फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन है. आप यूर ऑल्सो, आप खुद को एक वक्त दे रहे हो, मी टाइम जिसकी हम बात करते हैं वो दे रहे हो. तो कनेक्ट टू सेल्फ का एक अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे. उसके अलावा I generally pick up books. I read books, novels. I like to do that. Then I have a music instrument, kalimba. I want to and like to play that. Nice. So there are multiple activities you can say that I generally also perform in the days to help myself de-stress and disconnect from the emotional turmoil जो मुझे शायद से हो सकता है. एंड एंजाइटी होती है तो बेसिकली क्या चीज़ की हो रही है, तो आई नो द टिप्स एंड ट्रिक्स. तो वो चीज़ में मतलब आई वुड नो कि हाँ मुझे कैसे उसको सॉल्व करना है क्विकली. एग्जैक्टली. कुछ ऐसे एफर्मेशंस भी होते हैं जो आप बोलते हो. कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मुझे जब कुछ एंजाइटी जैसा फील होता है तो मैं कुछ जो कोट्स वायरल होते रहते हैं ना, वही खुद को रिमाइंड कराती रहती हूँ कि इट्स ओके, दिस टू शैल पास एंड ऑल. तो कुछ ऐसे बहुत इफेक्टिव ऐसे कुछ टॉप 5 एफर्मेशंस हैं जो कभी भी हम अगर एंजाइटी फील कर रहे हैं या हमें कभी प्रॉब्लमैटिक स्टेट में, हमें आउट ऑफ कंफर्ट जोन अगर हम जा रहे हैं, तो हम इनको अगर बोलेंगे तो बड़ा ही बढ़िया लगेगा और हम आराम से वो सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे. सो डेफिनेटली एक टेक्निक है जो कोई भी पिकअप कर सकता है. सेल्फ एफर्मेशन बेसिकली वो चीज़ें कि आप खुद को कुछ चीज़ के बारे में याद दिला रहे हो और अफर्म कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ है मेरे अंदर. सो वो उसे सेल्फ एफर्मेशंस कहते हैं बेसिकली. तो मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि कस्टमाइज अगर आप कर लो अपने लिए, वो ज़्यादा रिलेटेबल होती है, वो ज़्यादा रेजोनेटिंग होती है कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है. कोई भी 5 होती है तो वो ज़्यादा आप देखोगे वो जेनेरिक टर्म्स में जाएगी या बहुत ही जनरलाइज फॉर्म में जाएगी, तो शायद मैं उससे कनेक्ट ना कर पाऊँ. तो आई यूजुअली सजेस्ट कि आपकी जो सिचुएशन हो उसको लेकर के आप बोल सकते हैं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आई नो द बेस्ट, मैंने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, आई रिमेंबर एवरीथिंग. आई जस्ट वांट टू वेट फॉर माय एग्जाम टू कम एंड आई विल डू माय बेस्ट ओवर देयर. I will definitely win over the exam. I will pass myself in this exam. I am confident with what I have learned. So ये चीज़ें जो हैं, these are basic statements जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो उस टाइम पे वेरी क्विकली, लुकिंग एट व्हाट सिचुएशन यू आर इन. मतलब ये इफेक्टिव तो होते हैं एफर्मेशंस. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली हमें याद दिला रहे हैं कि मुझे
मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है या फिर हाँ। मैं क्या चीज़ के साथ आई हूँ, मेरे टूल्स क्या हैं बेसिकली वाओ! इस सिचुएशन के लिए। तो हुँ। अगर मैं पढ़ के आई हूँ बट बिकॉज़ मुझे डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे आएगा या फिर क्या सिचुएशन होने वाली है, मुझे स्टेज पे जाना है, तो हाउ विल आई बी एबल टू डू दैट? आई एम जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ दिस, ये बस एक रिमाइंडर होता है अपने हाँ, आप को कि हाँ। आई एम वेल प्रिपेयर्ड, ट्रू। आई डोंट नीड टू वरी, एंड हो जाएगा, कर हुँ। लेंगे, मैं देख लूँगी, तो हाँ। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। सो वो डर को भगाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चीज़ें चाहिए खुद होती से हैं। ही करनी पड़ती ताकि हुँ, हम डर से भी हमें इतना डर ना लगे और हम एंग्ज़ायटी से भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ काइंड ऑफ। एब्सोल्युटली। आई थिंक मैम जब स्टार्टिंग में आप बहुत सारे आपने फैक्टर्स बताए थे कि एंग्ज़ायटी सिर्फ़ एक चीज़ की वज़ह से नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आजकल सबसे कॉमन जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है रिलेशनशिप्स। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव फ्रेंड सर्किल, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाले स्टेट में चले जाते हैं, पैनिक हुँ, हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेट जब किसी के भी लाइफ में आती है, तो उस एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करें? क्योंकि उस टाइम वो जो बंदा है वो सुनने को तैयार नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। हुँ, बिकॉज़ उसको अभी चाहिए कि कोई उसकी बात को सुने। हुँ, तो उस टाइम पे अगर हमें एंग्जायटी होता है, अगर हमारा दिल टूटा हुआ है काइंड ऑफ और हम एक बैड रिलेशनशिप वाले फेज़ से निकल रहे हैं, तब खुद को कैसे मैनेज करें? कैसे एंग्जायटी को टैकल करें? हुँ। सो ज़्यादातर उस वक़्त क्या रहता है कि हमें वो वाली रिलेशनशिप जो है ऐसी लगती थी कि ये ज़िंदगी भर चलेगी, या एग्ज़ैक्टली। यही मेरा लाइफ़ पार्टनर रहेंगे, और एक आगे की लाइफ़ हम बना लेते हैं, इमेजिनरी लाइफ़ उस हुँ। इंसान के साथ क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे ही वो कॉर्ड कट होती है, तो उससे वही अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने बोला कि हुँ। अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? वो चीज़ बहुत क्विकली किक इन करती है कि अब क्या होगा? कोई और पार्टनर मिलेगा, नहीं मिलेगा? हुँ। फिर दोबारा पूरी साइकिल करनी पड़ेगी। बहुत काफ़ी कॉमन है, मेरे या क्लाइंट्स भी जैसे आते हैं तो वो बोलते हैं कि फिर से पूरा साइकिल रन करना पड़ेगा कि एक और न्यू पर्सन आएगा, या फिर एक न्यू पर्सन की सर्च में जाना पड़ेगा। फिर सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट पे करनी पड़ेंगी। तो वो पूरी साइकिल का एक स्ट्रेस आता हुँ। है। आगे क्या होगा, वो वाला स्ट्रेस आता है। जिसके साथ लाइफ इमेजिन करी थी, वो नहीं है, उसका हुँ। एक सैडनेस आने लगती है। तो समवेयर थोड़ा डीप डाउन अगर हम जाते हैं, यूजुअली होता है, हर केस में नहीं कह रही, बट ज़्यादातर जैसे अबैंडनमेंट सी फीलिंग आने लगती है कि हाँ, हमें किसी ने एकदम से छोड़ छोड़ दिया, दिया। और उसकी वजह से हमारा फियर ऑफ अबैंडनमेंट जो है वो किक इन करता बढ़ है या जाता है। ट्रिगर करने लगता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं होगा, या फिर हुँ। आगे आने वाले टाइम में मेरे साथ कोई नहीं होगा, या मेरी लाइफ में शायद से मेरे, तो ये सारे अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट होने लग जाते हुँ। हैं, और लगता है कि सबसे वर्स्ट सिचुएशन ज़िंदगी की मेरे साथ ही होने वाली है। ट्रू। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट डेफिनेटली करना चाहिए कि अभी के मोमेंट में वापस कनेक्ट होने की ज़रूरत है कि फ़िलहाल में क्या चल रहा है, फ़िलहाल हुँ। में क्या हो रहा है। आगे का सोच के मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है, अनसर्टेनिटी होगी, तो वो ना सोचते हुए कैन आई फ़ोकस ऑन द प्रेज़ेंट, मतलब अभी हुँ। पे मैं ध्यान दे सकती हूँ क्या? जिसमें ये डेफ़िनेटली आएगा कि येस, द पर्सन इज़ नॉट देयर विद मी, वो इंसान अब मेरे साथ है नहीं ज़िंदगी में साथ, बट मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। आई हुँ। कैन हैव कंट्रोल ओवर माई लाइफ, मैं इसके यू नो आई मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं इसको ओवरकम कर लूँगी। हुँ। तो उस टाइम पे बहुत फ्यूचर का ना सोचते हुए, बिकॉज़ वहाँ पे एक्स वाई ज़ेड सिनेरियोज़ जब क्रिएट होते हैं, तब डर लगता है कि ये सही है हुँ। कि नहीं है, ये गले से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो हम अपने अपने लिए बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज़ येस। बेसिकली इमेजिन करने शुरू कर हुँ। देते हैं। तो वो डिस्कनेक्ट करके एंड देन आप अपने क्लोज़ लोगों से कनेक्ट करिए। तो दैट इज़ स्ट्रांगली हुँ। रिकमेंड, बिकॉज़ इस टाइम पे आपको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ। इमोशनली वल्नरेबल बहुत हैं आप। तो
मे बी किसी के साथ की ज़रूरत होगी, किसी से बात करने की ज़रूरत होगी, तो इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स मे बी कनेक्ट विद देम। इफ़ अगर आपको लगता है फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना इस वक्त ज़रूरी होगा, तो आप उनके आसपास रहिए, उनके साथ रहिए, बिकॉज दोज थिंग्स हेल्प अस अगेन लुक एट कि मेरे अभी तक मेरे क्या कनेक्शंस थे, मेरी क्या सक्सेसेस रही हैं, मेरे क्या अचीवमेंट्स रहे हैं लाइफ में, उनको मैं बेसिकली वापस से रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ और उनको ध्यान दे पाती हूँ, उनके साथ रिलाई करके आई एम एबल टू मूव अक्रॉस दिस टाइम। सो ऐसा नहीं है कि वो सैडनेस नहीं रहेगी उस रिलेशनशिप ब्रेकअप की, वो रहेगी, बट आपको उसको पार करने के लिए एक एनर्जी मिल जाएगी या एक सपोर्ट मिल जाएगा, वो रहता है। लेकिन मैम कई बार क्या होता है ना कि जब हम उस इंसान को समझा रहे होते हैं, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप और बैड थिंग्स गोइंग ऑन, सो उनको ना समझ नहीं आता। आप उनको कितना भी बोलो कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, बट उस टाइम पे वो नहीं समझ पाते हैं। तो एज अ फ्रेंड और एज अ क्लोज पर्सन हम लोगों को नहीं समझ आता कई बार कि हम उनकी कैसे हेल्प करें, बिकॉज हम भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगते हैं उस स्टेट पे। तो जो आसपास वाले लोग हैं, अगर किसी फॉर एग्जांपल मेरी किसी फ्रेंड को बहुत एंजाइटी हो रही है, तो मैं जो हूँ, मैं कैसे उसको कंफर्ट फील कराऊं कि ताकि वो स्टेट से निकल सके। सो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सिचुएशन के बारे में बातचीत करें, है ना। एक हम प्रेशर भी फील करते हैं कि एज फ्रेंड्स की इसको उसके बारे में खराब लग रहा है, तो शायद उसके बारे में बात करके बेहतर लगेगा। बुराई भी करते हैं, गलत भी बोलते हैं। सो वो भी हो सकता है, बट हाँ। ज़रूरी नहीं है कि उसी के बारे में बात करके उस इंसान को हम बेहतर महसूस करा सकते हैं। आपको अगर मालूम हो कि उनको क्या अच्छा लगता है करना, उनको क्या खाना पसंद है, उनको क्या चीज़ करके बेहतर महसूस होगा, तो अगर मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी फ्रेंड को मुझे पता है कि उसको चॉकलेट पसंद है, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं उसके लिए सिंपली चॉकलेट्स ऑर्डर कर दूँ, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होगा, उनको अच्छा भी लगेगा, बेटर भी फील होगा और वो सपोर्ट भी फील होगा जो मैं देना चाह रही हूँ उन्हें। सो ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाल सकती हूँ या वो सैडनेस से कैसे बाहर निकाल सकती हूँ, बट मैं उनको उनकी अभी करंट सिचुएशन को बेहतर भी कैसे कर सकती हूँ, शायद वो थॉट डालना भी ज़रूरी है। तो कैन आई प्लान अ गर्ल डेट विद माई फ्रेंड, या फिर जिसकी भी हम बात करें, क्या हम उनको बाहर डिनर पे लेकर के जा सकते हैं, एंड टोटली हम उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करें, क्योंकि हम अदरवाइज वो उन्हीं उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में दिन भर ध्यान कर रहे हैं। तो क्या हम कुछ और चीज़ पे कर सकते हैं जो कि न्यूट्रल टॉपिक्स हों, जिससे कि बेसिक फोकस शिफ्ट हो रहा है उनका। सो सारा दिन उसी चीज़ के बारे में ध्यान करते हुए, बात करते हुए शायद से उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं हो रहा है, तो यू आर ब्रिंगिंग इन न्यूट्रल थिंग्स, या फिर अपनी लाइफ के बारे में कुछ आप बात कर सकते हैं, सो दैट विल प्रोवाइड अ डिफरेंट कंफर्ट टू द पर्सन, जो उनको शायद से फील होगा, एंड ओवरऑल उनको फिर सपोर्टेड फील होगा टू मूव आउट फ्रॉम दिस स्पेस। हाँ, और उनको ऐसा भी लगेगा कि मुझे सुनने वाला कोई तो है। यस। सो ऑल्सो मैम ना, अब मुझे, क्योंकि आपने ना शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया था, आप भी जब आपको एंजाइटी होती है तो आप बुक्स भी पढ़ती हैं, तो आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे बुक्स के सजेशंस दें, अगर जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, जो कंफर्ट फील कराए बुक्स, तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी? वशाबी तो मैं ऐसे कोई सेल्फ हेल्प बुक्स मैं नहीं पढ़ती हूँ। ओके। मैं यूजुअली नॉवल फिक्शंस पढ़ती हूँ, बिकॉज वो मुझे हेल्प करती है सेल्फ हेल्प एंड साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमें एनीवेज काफ़ी अपने को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो जनरली हम लोग वो अदरवाइज पढ़ते हैं, बट फ्री टाइम में, पर्सनल टाइम में आई डोंट रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। ओके। बट अगर किसी को कुछ लगता है, जैसे कि फ्रेंड सजेस्ट करते हैं कोई सेल्फ हेल्प बुक, डेफिनेटली वो कर सकते हैं। लाइक एटॉमिक हैबिट्स करके होती हैं, इकिगाई करके है, ऐसे ही और भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं बेसिकली, जो आपको एक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करना सिखाती हैं लाइफ में। एग्जैक्टली। नथिंग एल्स बट हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स दैट यू वांट टू डू। हम किस तरीके से अपनी डेली रूटीन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो मे बी ये वाली चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होंगी, बुक्स काफ़ी कॉमनली अवेलेबल होते हैं, एंड आई मीन दे कैन बी हेल्पफुल।
ऑल्सो मैम कोई ऐसे कुछ फूड्स वगैरह भी है, जैसे भी आपने चॉकलेट की बात की थी कि जब एनजाइटी होती है लोगों को तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग ना चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट खाते हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो कुछ ऐसे और भी फूड्स या ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं, अगर मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है तो मैं वो खा लूँ ताकि मैं थोड़ा काम फील कर सकूँ? ओके, सो कंफर्ट फूड्स कहते हैं हम उसे, हुँ। या कंफर्ट कह सकते हैं कि सो आई यू नीड टू आइडेंटिफाई कि अच्छा, मेरा ये आपको ये किस चीज़ क्या से कंफर्ट है। खुशी मिलती है हाँ, खाने में? सो मेरा कंफर्ट फूड क्या है, हम उसको फिर उस दाल टाइम पे चावल। हाँ, सो एब्सोल्युटली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ बाहर की हो, हुँ। या बहुत फैंसी आइटम होना चाहिए, बहुत बेसिक भी हो सकता है कि मम्मी के हाथ का बना हुँ। कोई चीज़ पर्टिकुलरली। सो मेरा कंफर्ट फूड क्या है या मेरा कंफर्ट ज़ोन क्या है, वो मेरे को आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एंड लाइक आई सेड कि वो सेल्फ अवेयरनेस से आता है। तो हुँ। आपको अगर अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें पता है, आपको पता है कि हाँ, मेरे को क्या-क्या सही लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो उसी से ही एस्टैब्लिश हो सकता है धीरे-धीरे। परफेक्ट। मैम आपके पास कुछ ऐसे केस स्टडीज़ या कुछ ऐसे केसेस कभी भी आए होंगे जहाँ पे लोगों ने आउट ऑफ एंग्ज़ायटी कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लिया हो? कुछ ऐसे केसेस आए हैं? काफ़ी होते हैं। सो एंजाइटीज़ लेवल्स पे होती है कि अनकंट्रोलेबल क्योंकि फ़ील होती है, तो सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज़ हुँ। बहुत कॉमनली आ जाती हैं। कि इमोशनल पेन इस लेवल का फ़ील होता है कि उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना ईज़ी होता है इन द फिज़िकल पेन। येस, तो दैट्स ट्रू। उस केसेस में बेसिकली सेल्फ हार्म टेंडेंसीज हाई हुँ। होने लग जाती हैं। तो लाइक द इंडिविजुअल जो है वो उसको इमोशनल पेन फील नहीं करना, एंड वो हुँ। ना फील करने के लिए वो फिजिकल फिज़िकल। पेन जो है वो खुद को देते हैं, जिससे कि फिजिकल पेन ज़्यादा इजी लगता है ओह गॉड! बर्दाश्त करना या फिर फील करना दैन द इमोशनल पेन। तो उस लेवल पे वो फिर सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज में कन्वर्ट हो जाता तो है। कहीं न कहीं सुसाइड वगैरह के जो केसेस होते हैं, वो भी लोग आउट ऑफ एंग्ज़ायटी एक एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है? सो एनजाइटी में ऐसा नहीं कहूँगी कि सुसाइडल केसेस नहीं होते हैं, हुँ। बट कम इंसिडेंसेस पाए जाते हैं। ओके। सो ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में जाएगा, अच्छा। या फिर दूसरी और कंडीशंस होंगे, सब्सटेंस की कंडीशंस हो गए, या फिर एनी अदर लॉस हो गया दैन एनजाइटी। सो हुँ। एनजाइटी बहुत ज़्यादा आपको इस लेवल पर फोर्स नहीं करती हुँ, काफ़ी, हुँ। बट स्टिल देयर आर आल्सो केसेस जो जिनको अनकंट्रोलेबल लगता है, जहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ आ जाती हैं बाकी कंडीशन की, के हुँ। डिप्रेशन हो गया या साथ में, या फिर कुछ और हुँ, कंसर्न्स आ हुँ। रहे हैं साथ में। तो वहाँ पर इवेंचुअली इंसान को लगता है कि इसके आगे कुछ सॉल्यूशनिंग नहीं है, या हुँ। लाइफ कुछ बेहतर नहीं लग रही है, एंड दैट इज़ वेयर दे जनरली टेक दैट स्टेप। सो मैम एंग्ज़ायटी क्या एक बीमारी है, डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, एग्ज़ैक्टली क्या है? और ये क्या ठीक हो सकती है पूरी तरह से? सो एनजाइटी मैं सजेस्ट करूँगी कि एक स्टेट भी होता है, हुँ। ठीक है? जैसे हमने पहले हुँ। बात करी थी कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ से पहले मुझे शायद से डर लगता है, हुँ, घबराहट हुँ। होती है, वो एक स्टेट होता है। तो वो स्टेट मतलब छोटे से टाइम के लिए आएगा, एक फेज़ के लिए आएगा, एंड देन उसके बाद वो निकल जाएगा, हुँ। हट जाएगा। सो पीपल कैन ऑल्सो हैव दैट, बट एक होता है कंडीशन या डिसऑर्डर जिसे हम हुँ। कह रहे हैं, तो वो परसिस्ट करता है, ओके। वो लंबे समय तक रहता है। कितना टाइम अप्रॉक्स मिनिमम? सो करीब लास्ट अगर 6 मंथ्स में तक है, हुँ। अ, और कंटिन्यूड है, वो परसिस्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, चाहे अपने हुँ। फिजिशियन को ही पूछें। वो आगे आपको रेफर करेंगे टू अ स्पेशलिस्ट, टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एंड देन वो डायग्नोसिस जब आपको मिले तब आई वुड सजेस्ट कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हुँ। ये एनजाइटी डिसऑर्डर है, या मुझे एनजाइटी की कंडीशन है, या एनजाइटी की इलनेस है, दैन टू सेल्फ डायग्नोस। क्योंकि आजकल हाँ, ट्रू। काफ़ी सेल्फ डायग्नोसिस हो जाता है कि जैसे हमने कहा कि रील्स या इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी आ गए हैं, तो इंफॉर्मेशन वो काफ़ी दे रहे हैं, बट इससे सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा होने लग गया है। हुँ। और फिर लोग रीच आउट नहीं करते बिकॉज पता नहीं चलता उन्हें कि ये एक्चुअली में फिर डिसऑर्डर लेवल पे है, या फिर अभी
माइल्ड है। या ट्रेड्स हैं या फिर कुछ ऐसा है जो अभी जा सकता है बहुत क्विकली इजीली। सो सेल्फ डायग्नोसिस ना करने से बेहतर है आई विल से कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएं जहाँ पर आपको डायग्नोसिस मिलेगा एंड देन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का भी फिर आपको प्लान दिया जाएगा कि हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे नहीं ठीक कर सकते। तो डेफिनेटली ट्रीटेबल कंडीशन है, क्योरेबल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को होगी तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है अनलेस आप उसके साथ जी रहे हैं जिंदगी भर या काफ़ी काफ़ी साल। सो देर आर टाइम जब लोग हमारे पास आते हैं जब मे बी उन्हें बचपन से कहीं ना कहीं एक एंजाइटी होनी पास्ट शुरू हो ट्रॉमास गई एंड थी। ऑल, ये सारी चीजें भी कहीं हाँ, ना कहीं सो कंट्रीब्यूट करती चाइल्डहुड हैं। ट्रॉमास जो है उसकी वजह से आने लग गए, या फिर अडोलेसेंट में कुछ ऐसी कंडीशंस हुई या फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से एंजाइटी की कंडीशन या एंजाइटी का स्टेट वर्सन हो सकता है। हाँ रहने लग गया। एंड देन उसके बाद वो एक प्रॉपर कंडीशन में डेवलप हुआ, फिर भी आप उसके साथ रहे, आपने काफ़ी साल उसके साथ गुजारे एंड देन उसके बाद अब आप जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो एक पार्ट हो जाता है आपका, एक हाँ। स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या वो कम्प्लीटली क्योरेबल है या नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा केसेस में इट्स प्योरली ट्रीटेबल, रिवर्सिबल विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स जो आप पिल्स ले कितना सकते हेल्पफुल हैं। होती हैं? पिल्स कंट्रोल करती हैं? सो देर आर टाइम्स जैसे कि आपने कहा कि वर्सन होते जाता है तो लेवल्स होते हैं एंजाइटी के भी कि क्या लेवल पे है, क्या रेंज में है। अगर माइल्ड लेवल है देन ओनली थेरेपी कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल कि सिर्फ थेरेपी सेशंस के लिए आए हम, उसमें आपको दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। थेरेपी हम लोग जैसे बातचीत करके होता है थेरेपी का एक फॉर्म, अलग अलग मोडालिटीज़ है, आर्ट बेस्ड भी होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो थेरेपी से भी ठीक होती है, बट अगर रेंज ज़्यादा है, अगर आपका डिग्री ऑफ इलनेस ज़्यादा है, अगर मॉडरेट टू सीवियर के बीच में फॉल कर रही है, देन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जब कि फिर उसके बाद मेडिकेशन प्लस थेरेपी इज़ व्हाट वी यूजुअली सजेस्ट कि आप करें। बिकॉज उसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब होने लगते हैं कि आपको नींद नहीं आने आएगी, स्लीपलेसनेस होने लग जाती है, भूख जो है वो मर या तो जाती है बिल्कुल। मर जाती है या फिर काफ़ी बढ़ जाएगी कि बिंज ईटिंग करते अच्छा। हैं या स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, उससे वेट गेन हो जाएंगे। मेडिकल कंडीशन जो हैं वो आने लग जाती हैं, तो लाइक हाइपरटेंशन जनरली लोगों को फील होने लग जाती है। सो ऑल ऑफ दीज कंडीशंस ओवरऑल आई विल से कि जब ऐसा वाला सिचुएशन है देन मेडिकेशंस आर एट टाइम्स रिक्वायर्ड एंड नीडेड आल्सो अलोंग विद थेरेपी, और डेफिनेटली इफेक्टिव होते हैं। तो मोस्टली टॉप कौन सी ऐसी थेरेपीज है जो सबसे ज्यादा यूज होती है एंजाइटी के ट्रीटमेंट में? ज़्यादातर आप देखोगे तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है उसमें बहुत स्ट्रांगली देखा गया है कि एंजाइटी काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाता है, काफ़ी हद तक ठीक कर दिया जाता है एंड एविडेंस बेस्ड होता है, तो रिलेट करता है इंसान उससे, समझ पाता है चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ मेरे साथ जो ये चीज़ हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है उसमें ब्रेक डाउन करके ईजीली कनेक्ट फील कर पाते हैं। तो दैट इज़ वेयर सीबीटी बेसिकली हेल्प करती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं उसे। तो वो हमारे कॉग्निशंस पे भी काम करती है एंड साइड बाय साइड बिहेवियर पे भी काम करती है, तो दोनों तरीके से हम लोग टारगेट करते हैं। बिकॉज एंजाइटी में काफ़ी मैलअडैप्टिव पैटर्न्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं या बन जाते हैं कि एक तरीके की सोच या एक तरीके से की थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं बनने लग जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी आती है। तो वो पैटर्न्स को ब्रेक करना ज़रूरी होता है एंड वहाँ पर फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हेल्पफुल होती है, या फिर डिफरेंट अप्रोच से, बाकी अप्रोचेस भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएंगी, बट हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। सो माइंडफुलनेस जैसे मैंने कहा, दैट इज़ अनदर अप्रोच जो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी के केसेस में एप्लीकेबल होती है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस जो है वो एक
तरीका होता है कि अपने को डिस्ट्रेस कैसे टॉलरेट करना है या उन चीज़ों से कैसे बाहर आना है, चैलेंजिंग चीज़ों से। सो वो अनदर टेक्निक होता है, थेरेपी होता है। आर्ट बेस्ड फॉर्म्स काफ़ी रहते हैं। सो देर आर मल्टीपल अप्रोचेस जो बेसिकली वन कैन डेफिनेटली टेक। लुकिंग एट सिचुएशन कैसी है, सिम्टमटोलॉजी कैसी है, क्लाइंट का क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है या उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, उन चीज़ों को देख करके बेसिकली एक प्रोफेशनल चूज करता है कि क्या अप्रोच लेनी चाहिए। परफेक्ट। आई थिंक पर्सन टू पर्सन काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड होती हैं थेरेपीज Yes. कि किस पर्सन को क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगी और किस तरह से इफेक्टिवली काम करेगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आपने इस सेशन में बहुत सारा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया है। एंजाइटी पे काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए कि कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आ प्लेजर मैम। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।